इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। एक इक्वेशन आपने कल ड्राइव कर दी थी, इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। तो इसमें आपने इक्वेशन थी वो ड्राइव कर ली थी, क्या थी वो? यू नो वेरी वेल, लीनियर के लिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और आपने क्या प्रूव करा था? ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो ये आपने प्रूव कर ली थी, ठीक है। आज सेकंड इक्वेशन प्रूव करेंगे। क्या करेंगे? सेकंड इक्वेशन। तो सबसे पहले वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी। यही होता है, यही होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इसको, क्या हो जाएगा? ओमेगा डी टी इज इक्वल टू डी थीटा। ओमेगा की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट you can put this value in this relation, omega naught plus alpha t dt। ब्रैकेट लगा दो, ये dt दोनों वैल्यूज के साथ होगा और साथ में d थीटा। ओके, नाउ इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। लिमिट क्या होगी? dt है टाइम, टाइम क्या? 0 से लेकर t तक लेंगे इसमें, और इसमें थीटा की वैल्यू 0 से लेकर थीटा तक, यही दी थी हमने लिमिट। ठीक है, अब इसको आप क्या करेंगे? ब्रैकेट ओपन करके लिखेंगे, ओमेगा नोट डी टी इंटीग्रेशन 0 टू टी प्लस अल्फा टी डी टी इंटीग्रेशन 0 टू टी इज इक्वल टू 0 टू थीटा डी थीटा। ठीक है, आफ्टर दिस जो टी वाली टर्म होंगी वो अंदर रखो इंटीग्रेशन के, बाकी सब बाहर निकालना होता है, कांस्टेंट होती है वो। जैसे इसमें ओमेगा नोट है, ओमेगा नोट को बाहर लेंगे आप और इंटीग्रेशन करेंगे किसका? सिर्फ dt का। प्लस इधर से कौन बाहर आएगा? अल्फा 0 से t, अंदर कौन रह जाएगा? t वाली वैल्यू रह जाएगी, और dt इज इक्वल टू 0 टू थीटा डी थीटा। ओके, ठीक है। ये इसके बाद dt का इंटीग्रेशन, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ dt? t 0 टू t लिमिट प्लस अल्फा। t का इंटीग्रेशन क्या होगा? t की पावर कितनी है यहाँ पर? 1। इंटीग्रेशन में क्या होता है? पावर ऐड हो जाती है एक, और वही चीज कहाँ बिक्री होती है? डिनोमिनेटर में। लिमिट 0 टू t, डी थीटा का इंटीग्रेशन, थीटा ब्रैकेट लिमिट 0 टू थीटा। ओके, अब इसको सॉल्व करिए, लिमिट को पुट करिए। कैसे करेंगे लिमिट को पुट? अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट, तो ओमेगा नॉट, एक बार t को t पुट करिए और एक बार t की वैल्यू 0 माइनस के साथ, प्लस अल्फा, एक बार t पुट करिए, t स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, माइनस 0 स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू एक बार थीटा पुट करनी है अपर लिमिट, माइनस फिर एक बार 0 पुट करनी, थीटा माइनस 0। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ से? ओमेगा टी प्लस अल्फा टी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू थीटा। तो ये रिलेशन अगर आपको लीनियर इक्वेशन का पता है, इक्वेशन ऑफ मोशन का, आपने क्या पढ़ा था उसमें? ut प्लस हाफ at स्क्वायर इज इक्वल टू s। तो ये था लीनियर के लिए, किसके लिए था? और ये किसके लिए चल रही है? एंगुलर के लिए चल रही है, रोटेशन के लिए चल रहे सारे, है ना। तो देख सकते हो आप, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट। टाइम टाइम होता है, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, और ये सिंपल एक्सेलरेशन लीनियर। ओमेगा टी एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल, और ये क्या है?
इनिशियल लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, बिल्कुल वही फार्मूले है, बस रोटेशन में आपको इनका यूज करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड ड्राइव करेंगे आप। We know that omega is equal to, ओमेगा के बारे में क्या जानते हो आप? एंगुलर वेलोसिटी है वो किसके इक्वल होती है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, उसके बाद अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है? डी ओमेगा बाई डी टी। ठीक है, ओके, ये एंगुलर एक्सेलरेशन का फार्मूला है और ये एंगुलर वेलोसिटी का। अब हमें कौन सा फार्मूला ड्राइव करना है? लीनियर इक्वेशन में आपने पढ़ा था v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, बट इन रोटेशन यू हैव टू ड्राइव द फार्मूला फॉर रोटेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन का। तो v की जगह पर आपको ओमेगा स्क्वायर, u की जगह पर ओमेगा नॉट स्क्वायर, 2a की जगह पर अल्फा और s की जगह पर थीटा, ये फार्मूला ड्राइव करना है। ठीक है, तो इसको भी वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहले करा था। क्या लेंगे? अल्फा इज इक्वल टू ये होता है इज इक्वल टू डी थीटा से मल्टीप्लाई करिए और डी थीटा से डिवाइड करिए। कर सकते हैं मैथमेटिकल, जिससे मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड कर दिया। अब आप इसी चीज को कैसे लिखेंगे? डी ओमेगा अपॉन में डी थीटा, इधर रख लो, इसको थोड़ा सा इधर ले जाइए, अरेंज कर दिया थोड़ा सा, है ना, कर सकते हैं। एंड व्हाट इज डी थीटा बाई डी टी? क्या होता है? ओमेगा। क्या होता है? ओमेगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो डी ओमेगा बाई डी थीटा इंटू ओमेगा। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। थीटा कहाँ चला जाएगा? डी थीटा अल्फा के साथ, और ओमेगा के साथ क्या रह जाएगा? डी ओमेगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है दोनों साइड। लिमिट डी थीटा की लिमिट कहां से कहां तक लेते हैं? 0 से थीटा, और ओमेगा की ओमेगा नॉट से इनिशियल एंगुलर मोमेंटम से और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी से फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अल्फा का इंटीग्रेशन होगा नहीं, क्योंकि थीटा की वाली टर्म कौन है? डी थीटा लगा हुआ है, तो अल्फा को बाहर ले लीजिए, 0 टू थीटा डी थीटा, इस तरह से लिखेंगे। इधर ओमेगा का हो जाएगा इंटीग्रेशन या नहीं? देखना इसके साथ क्या लिखा हुआ है, तो होगा ओमेगा का इंटीग्रेशन, या बाहर ले ले इसको? नहीं, ओमेगा का इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि डी ओमेगा कह रहे हैं, ओमेगा वालों का इंटीग्रेशन कर सकते हो आप, बाकियों का नहीं करना, इसलिए बाकियों को बाहर ले लेते हैं। देखो यहाँ पे डी थीटा था, लेकिन अल्फा में तो थीटा नहीं है ना, तो अल्फा को बाहर ले लिया। अब यहाँ पर देखिए डी ओमेगा लगा हुआ है, ओमेगा है तो ओमेगा वालों को अंदर रखना है, तो ओमेगा का इंटीग्रेशन अभी आपको करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में करते हैं इसको। ठीक है, तो डी थीटा, अल्फा बाहर होगा, डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? थीटा लिमिट 0 टू थीटा, ओमेगा का इंटीग्रेशन क्या होगा? ओमेगा की एक पावर बढ़ जाएगी और वही चीज को नीचे लिखा जाएगा, ऐसे ही होता है, ओमेगा 2 अपॉन 2, लिमिट ओमेगा नॉट से ओमेगा, लिमिट पुट करिए, एक बार थीटा माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू, एक बार ओमेगा को क्या लिखेंगे? ओमेगा ही लिखना है, ये आ जाएगा माइनस
फिर क्या करना है पुट ओमेगा नॉट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक बार ओमेगा की जगह पर ओमेगा को रखो, यही आ जाएगा, माइनस फिर ओमेगा की जगह पर किसको रखना है ओमेगा नॉट को। ऐसे लिखते हैं ना इंटीग्रेशन में, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसमें भी यही कर है, एक बार थीटा में क्या रखा, थीटा को पुट कर दिया थीटा की जगह पर, माइनस फिर थीटा की जगह पर क्या रखना है 0। तो इसको सोल्व करिए, अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, नीचे एलसीएम सेम 2 सेम है ना लिमिट और डिनोमिनेटर, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस थर्ड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन ठीक है। एनी डाउट एनी प्रॉब्लम? चलो ओमेगा के बारे में क्या कुछ जानते हो, थोड़ा सा कर लो, अभी जरूरत पड़ने वाली है। ओमेगा को क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, और यू कैन से एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये भी बोल सकते हो। और क्या जानते हो इसके बारे में, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, डी थीटा बाई डी टी। और क्या जानते हो इसके बारे में, 2 पाई अपॉन टी भी लिख सकते हो। और क्या जानते हो, 2 पाई न्यू ये भी लिख सकते हो फ्रीक्वेंसी। और क्या जानते हो इसके बारे में, लीनियर वेलोसिटी की टर्म में कैसे लिखते हैं इसको, v बाई आर। तो ये सब किसको शो कर रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी। याद रखना है, ठीक है। कोई डाउट, किसी चीज की कोई परेशानी इसमें, ठीक। चलो नेक्स्ट, अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है रोटेशन का। किसका, रोटेशन का। यूनिट 5 का हाफ के बाद का ही काम है, हाफ यूनिट हो चुकी है आपकी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या पढ़ा है आपने, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, ठीक है। लेकिन कब, जब कोई बॉडी लाइन में चल रही होती है ना, लीनियरली चल रही है। लेकिन जब कोई बॉडी रोटेट करती है, घूमती है, तब फार्मूला क्या होगा, उसके लिए फार्मूला चेंज हो जाएगा। कोई बॉडी जब रोटेट करती है, रोटेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला चेंज हो जाएगा। लेकिन उससे पहले या बाद में बता दें साथ के साथ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक वर्ड आएगा, चलो बीच में ही बता देते उसके बारे में। तो सबसे पहले आर्टिकल स्टार्ट करिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन कहते हैं। कंपेयर करेंगे इसको, इसलिए लिख दिया है, साइड में लिख दिया है, ठीक है। एक डायग्राम बनाइए, डायग्राम से समझेंगे पहले इस चीज को। बुक वाला डायग्राम बनाएंगे आपके लिए, ताकि जो नोट्स आपके पास आते हैं आपको उसमें ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। ये कौन सी एक्सिस ले ली, एक्स नहीं वाई ले रखी है, ये एक्स ले रखी है वाई, और ये जेड, ठीक है। तीनों एक्सिस आ गई। एक्स वाई प्लेन में कोई चीज है, कोई बॉडी है जो रोटेट हो रही है, कोई भी बॉडी ले लो एक्स वाई प्लेन, ये इसके चारों तरफ रोटेट हो रही है, किस तरह से रोटेट हो रही है, रोटेशन। ठीक है,
इसके अंदर इस बॉडी का मास कितना होगा? सपोज ये मास सेम इसके अंदर क्या है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ पड़ा है छोटे छोटे मासेस। हम तो M1 M2 M3 लेते थे ना, इसमें सारे के सारे क्या ले लिए, सब M है, M। ओके, दूसरी बात है, इस M का यहां से डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लीजिए आप। क्या ले लीजिए? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। या भी इस आप इसके मास को M1 M2 M3 से ही ले लो, सारे अलग अलग पढ़ते हैं इसके सारे। M1 M2 M3 M4 M5 इस तरह से 100 ऑन कितने होंगे? n ले लो भाई, n टाइप के मासेस ले लिए, छोटे छोटे मास है, इन सबका टोटल करेंगे तो कंप्लीट m बन जाएगा, पूरी बॉडी का मास। ठीक है, रोटेशन कहाँ हो रहा है? इस एक्सिस कह लो, कौन सी? z एक्सिस कह लो। xy प्लेन में ऐसे कोई चीज है तो रोटेशन कौन सी एक्सिस के चारों तरफ होएगा? z एक्सिस। ठीक है, तो मैंने इस तरह से रोटेशन करा तो इनकी वेलोसिटी ले लीजिए आप। वेलोसिटी कैसे लेंगे? ये वाला इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये वाला नीचे जाएगा, है ना? मतलब आपको नीचे दिखाई दे रहा है, लेकिन ये वाले इधर जाएंगे और ये वाले इस साइड आपकी तरफ से ऐसे आएंगे, तो ये सबकी वेलोसिटी होगी। इसकी ले ली आपने v1 वेलोसिटी, इसकी vn, ठीक है, इसकी v2 v3। क्या क्या चीजें ली अभी तक हमने? इस बॉडी के पार्ट ले लिए M1 M2 M3 M4 और साथ में उनकी वेलोसिटी ले ली v1 v2 v3 v4 vn, है। इसके बाद अब आप इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लोगे। क्या लोगे? इस एक्सिस से इन सबका डिस्टेंस। इसका ले लिया r2, इसका ले लिया r3, इसका ले लिया r1। ले सकते हो? ये हटा दूं? मैदान में सिर्फ 3 ही रख लिए, M1 M2 M3 और Mn। काफी है, हम 3 से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? करेक्ट, रोटेट हो रही है, चल रही है, सभी मास चल रहे हैं, सब पे वेलोसिटी है। वेलोसिटी कितनी है? v1 v2 v3 है। तो आपने काइनेटिक एनर्जी बताइए कितनी हो? फार्मूला कोई डाउट? मास कितना है M1 का? M1। वेलोसिटी कितनी है? v1। तो काइनेटिक एनर्जी मैंने ले ली। रोटेशन में कन्वर्ट कर दो, फॉर रोटेशन। रोटेशन के लिए क्या करोगे? v की वैल्यू पता है क्या होती है? अभी अभी आपसे पूछा था मैंने, ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन आर भी होता है। तो v इज इक्वल टू क्या होगा? यानी कि लीनियर से एंगुलर वेलोसिटी बनानी हो तो लीनियर से एंगुलर में अगर कन्वर्ट करना हो तो क्या करना पड़ेगा? रेडियस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंगुलर वेलोसिटी को रेडियस से मल्टीप्लाई, यानी कि v की जगह पर अगर आप ये रख देते हो तो ये रोटेशन मोशन के फार्मूले बन गए। इन सिंपल वे, इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ d ओमेगा r, तो वो लीनियर से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या आ जाएगा? हाफ m1 इंस्टेड ऑफ v1 यू कैन राइट ओमेगा r1। ओमेगा 1 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये एंगुलर जो ये वेलोसिटी होती है वो सेम होती है, सेम होती है। लिख लो यहाँ पर ताकि पता लगे कि आप ओमेगा 1 लेकर लिख रहे हो। नाउ काइनेटिक एनर्जी 1 लिख लो इसको, हाफ m1 ओमेगा स्क्वायर, एक मिनट,
पहले R1 से लिख रहा हूं मैं, फिर ओमेगा। ठीक है, किसके लिए ये? फॉर मास M1। इसी तरह से फॉर मास M2 क्या होगा? तीनों के लिए लिख दें, क्या होगा? हाफ M2 R2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, हाफ R3 ओमेगा स्क्वायर, और हाफ Mn Rn स्क्वायर ओमेगा। ठीक, टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? टोटल पूरी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? क्या करेंगे? सबको लिख देंगे, प्लस हाफ M2 R2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, प्लस हाफ M3 R3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, प्लस हाफ Mn Rn ओमेगा। ठीक है, यही हो जाएगा। अब इसको आप समेशन फॉर्म में लिख लो। किसमें लिख लो? समेशन फॉर्म में। भाई इतनी लंबी लंबी इक्वेशन कैसे लिखते हैं आप? कोई एक छोटा सा वो दे दो, उसमें पुट करते रहे वैल्यू, ये सारी अपने आप डेवलप हो जाएगी। तो उसके लिए क्या करेंगे? 1/2 सब में जो चीज कांस्टेंट होती है उसको आप अलग से लिख लो। ठीक है, ठीक है। उसके बाद समेशन MI RI स्क्वायर लिख रहा हूं मैं। ये भी 1, ये भी 1, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 3, ये भी 3, है ना? तो इसी तरह से I की वैल्यू 1 से लेकर N। ठीक है, और बाहर लिख दिया ओमेगा से। जैसे ये बाहर है वैसे ये बाहर। क्या मतलब है इसका? अगर आप इसमें I की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो ये फर्स्ट आ जाएगा। I की वैल्यू 1 से लेकर N तक पुट कर सकते हो आप। 1 पुट करी तो सिर्फ यहाँ तक आएगा, 2 पुट करी तो ये 2 आएंगे बस। मान लो 2 पार्टिकल है किसी बॉडी में, M1 M2, तो यहाँ तक इक्वेशन बनेगी। 3 है तो यहाँ तक, जितने मर्जी ले लो। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप ये जनरल फॉर्म बन गई। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आने के बाद काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ये बन चुका है, लेकिन हमने पढ़ रखा था एक फार्मूला ये। क्या इसमें और इसमें कोई सिमिलरिटी है? काइनेटिक एनर्जी हाफ हाफ भी दिख रहा है, वी स्क्वायर तो नहीं दिख रहा, ओमेगा स्क्वायर दिख रहा है ना? ओमेगा स्क्वायर, ये कौन सी वेलोसिटी है? लीनियर वेलोसिटी। ये कौन सी वेलोसिटी है? एंगुलर। ये मास की जगह पर क्या दिख रहा है? मास तो है, लेकिन साथ में परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है। उसने इस चीज को क्या बोला? देखिए, MI RI स्क्वायर 1 to N, इसको उसने बोला I। इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर रोटेशनल इनर्शिया। दूसरा नाम क्या है इसका? रोटेशनल इनर्शिया। क्या होता है ये? कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। इनर्शिया क्या होता है? कोई भी मास है किसी एक्सिस के चारों तरफ अगर वो घूम रहा है, देखो इसको समझने की कोशिश करना। ये एक्सिस है कोई, इसके चारों तरफ कोई बॉडी ऐसे घूम रही है, ये लो ये रहा मास M। ठीक है, तो इसका इनर्शिया कितना होगा और क्या होता है इनर्शिया अभी बताता हूं मैं। आपने इनर्शिया की वैल्यू अगर चाहिए तो कुछ नहीं करना, ये मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर कर देना। मान लो कोई 5 किलोग्राम की बॉडी है जो इस एक्सिस के चारों तरफ घूम रही है, और इसका जो डिस्टेंस है ये 2 मीटर है यहाँ। तो इसका इनर्शिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दिस इंटू मल्टीप्लाई ऑफ द स्क्वायर ऑफ दैट वैल्यू।
इसका स्क्वायर करके इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। ठीक है, मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। ठीक है, इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पे भी आपने ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिए थे, ठीक है, लास्ट में आके वही सारे क्या हो गए, इस तरह से नहीं लगा। ठीक है, आए ये समझ में। इसके बाद रेडियस ऑफ गायरेशन कर दो ना। वैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया क्या होता है? क्या होता है इनर्शिया? एक बॉडी की एबिलिटी होती है, इनएबिलिटी सॉरी, कि वो अपने आप ना तो रुक सकती है और ना ही वो चल सकती है। यही था ना इनर्शिया। लेकिन यहाँ पर इनर्शिया क्या बोल लेंगे? रोटेशनल बोल दिया ना इसमें, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और रोटेशन। रोटेशन इनर्शिया में क्या बोलेंगे? इसमें बोलेंगे नहीं, इसमें बोलेंगे कि बॉडी ना तो अपने आप घूम सकती है ना घूमती हुई रुक सकती है। पहले क्या, कोई बॉडी चल रही है तो वो ना तो अपने आप रुक सकती है और ना ही कोई रुकी हुई बॉडी है तो वो चल नहीं सकती है। वो लाइन की बात करते थे। अब ये कह रहे हैं अगर कोई बॉडी अपने आप ना तो घूम सकती है, ठीक है, उसमें इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो अपने आप को चला सके, मतलब घुमा सके, यहाँ पर बस रोटेट वर्ड आपको लगा है, और ना ही कोई घूमती हुई चीज को अपने आप वो रुक सकती है। तो ये किसकी वजह से? उसके इनर्शिया की वजह से। इसकी वजह से उसके लीनियर वेलोसिटी में क्या पढ़ते थे आप? इनर्शिया जो है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पढ़ते थे ना। और आज आपने फार्मूला देख भी लिया है कि वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शन नहीं, किसके होता है? साथ में आर भी होता है, कोई परपेंडिकुलर रोटेशन। अभी तक हम पढ़ते थे एक भारी पत्थर है, उसको हिलाना बड़ा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि उसका इनर्शिया बहुत ज्यादा है। इनर्शिया क्यों ज्यादा है? क्योंकि मास ज्यादा था। बस 9th में आपने ये पढ़ा, फार्मूला नहीं था ना, सिर्फ ऐसे कहते थे आपको, बस इसी चीज के ऊपर आप पढ़ लेते थे। इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ज्यादा मास ज्यादा इनर्शिया, तो ज्यादा फोर्स चाहिए उसको चलाने के लिए। ठीक है, लेकिन फार्मूला आ जाए आपके सामने। ठीक है, नेक्स्ट रेडियस ऑफ गायरेशन। सिंपल ही टॉपिक है ये, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है इसमें। क्या कहता है वो इस टॉपिक में? क्या है इस आर्टिकल में? रेडियस ऑफ गायरेशन। कोई बॉडी ले लिया आपने, रोटेट कर रही है वो, जैसे अभी पहले डायग्राम बनाया था, दोबारा बना लेते हैं। एक्स वाई जेड, कोई बॉडी है जो इसके चारों तरफ रोटेट कर रही है। यहाँ पे भी बना सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। ये भी एक्स वाई प्लेन में ही रोटेट कर रहा है ऐसे, लेकिन डायरेक्शन क्या हो रही है इसकी? जेड एक्सिस के। ओमेगा कहाँ होगा? जेड। कोई भी पार्टिकल ले लो, इसके ले लिया, ये m1 ले लिया, इसका डिस्टेंस कितना ले लिया? r1। ये क्या ले लिया? m2। ये क्या ले लिया? r2। ये क्या ले लिया? m3। डिस्टेंस क्या ले लिया? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस r3। देख सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं आता। लेकिन इसमें जो ये मास है, ये सबका आप यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट लोगे। क्या लोगे? यूनिफॉर्मली, मतलब पूरे कैपिटल मास को आपने छोटे छोटे मास सेम मास में क्या कर लिया? तब्दील कर लिया, उसको चेंज कर दिया कि भाई मैं छोटे छोटे मास एक जैसे लूंगा, सेम मास। एक चीज ध्यान रखना है इसमें, क्या बोल दिया मैंने? सेम मास। और ये तो होता ही है सेम, ये आपने पिछले टॉपिक में बताया, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एंगल एक हिसाब से चेंज होगा ना, चाहे कोई बॉडी पास हो चाहे दूर हो। ये देखिए, ये है, ये मार्कर
इस फिंगर के अलोंग रोटेट कर रहा है, ठीक है। इस मार्कर में यहाँ पर जो पॉइंट है और यहाँ पर जो पॉइंट है, ये 2 पॉइंट आप लेकर चलेंगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ, ठीक है। अभी इसका कितना एंगल है नोट कर लो, थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया, देखो ऐसे कर लोगे, थोड़ा सा ऐसे ऊपर कर दिया, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट भी अभी इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, सेम ही एंगल बना रहे हैं। तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी या इसकी, सेम होगी। एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। मतलब आप रोटेट जब करते हो तो बॉडी के हर एक पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी क्या रहती है, सेम रहती है, ठीक है, चाहे कोई पास हो चाहे कोई दूर। इसके बाद वैल्यू नोट करिए, इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लीजिए सबका। टोटल इनर्शिया कितना होगा, mr1² सभी पार्टिकल का, प्लस mr2² प्लस कहां तक mrn², ठीक है, यही होगा। इनर्शिया के बाद ये कॉमन ले लीजिए आप, इसमें कॉमन लेंगे तो क्या होगा, r1² प्लस r2² प्लस r। इसके बाद n से मल्टीप्लाई कर दीजिए और m से डिवाइड कर दीजिए। n से मल्टीप्लाई कर दिया और m से डिवाइड। n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आपने कितने काट दिए थे इसमें से, n, कितने n। अगर मैं n को m से मल्टीप्लाई, टोटल मास, टोटल कितने है ये m, छोटे छोटे m जितने भी ले रखे आपने, n है ना टोटल, यस और नो, ये n है और छोटे छोटे मास कितने हैं m, तो m इंटू n क्या हो जाएगा, कैपिटल, पूरी बॉडी का मास आ जाएगा। बाकी बचेगा क्या, r1² प्लस r2² प्लस rn² अपॉन, ये बच जाएगा, ठीक है, ओके। इनर्शिया क्या होता है, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, यही होता है ना। तो मेरे हिसाब से जो इनर्शिया के बारे में बताया, इनर्शिया क्या होता है, मास इंटू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने मास पूरी बॉडी का क्या मान लिया, m, और इसका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या, सभी मास का। लेकिन अब जो मैं परपेंडिकुलर लेने जा रहा हूँ, समझना, रेडियस ऑफ गायरेशन टॉपिक आ चुका है अब आपके सामने, कि मैंने इन सब का जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस थे उनको ना लेकर अपना ही एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस कंसीडर करा, जिसको मैंने क्या बोल दिया, k, और यहाँ पर मैंने जो मास लिया वो क्या ले लिया, कैपिटल M। लेकिन ये जो कैपिटल M है ये इस बॉडी का एक तरह से क्या है, COM, जिसको आप बोलते हो सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास। यानी कि वो कहता है कि मैं पूरी बॉडी के अलग अलग m क्यों लूं, जबकि मेरे को टॉपिक आता है कौन सा, सेंटर ऑफ मास का। तो मैंने इस पूरी बॉडी का एक पॉइंट कंसीडर कर लिया जहां पर होल मास ऑफ द बॉडी सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। में अल मास पढ़ने की बजाय उन सबका टोटल मास, जहां पर उस पॉइंट को ले लेता हूं, उस पॉइंट से वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेता हूं, यहाँ पर उस बॉडी का सारा मास कॉन्सेंट्रेट करे। तो मैंने वो ले लिया और ये ले लिया, तो पूरी बॉडी के हिसाब से मैंने कहा इनर्शिया तो मेरा ये होता है। लेकिन पूरी बॉडी को अगर मैं हर एक पॉइंट को अलग अलग पकड़ता हूँ, हर एक पार्टिकल को, तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आता है ऊपर। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 अगर मैं पूरी
पूरी बॉडी एक परपेंडिकुलर डिस्कर अपना इनर्शिया निकाल लो तो ऐसे निकल जाए, लेकिन अगर आपने बिल्कुल डीप स्टडी कर दिया, इसका एक एक पार्टिकल पकड़ के रखा हुआ है, तो आपका इनर्शिया ऐसे निकलेगा। तो वो कहता है मास तो दोनों में सेम ही है, अलग अलग करके जोड़ लो, 2-2 रुपए इकट्ठे करके टोटल कर लो, या पूरा इकट्ठा नोट हो जाए, बात तो एक ही है। ये तो नो, मास तब भी यही आना है, ऐसे करके भी यही आना है। पूरी बॉडी का मास इकट्ठा ले लो या उसके टुकड़े काट के इकट्ठा कर लो, बात तो वही है। रेडियस कैसे लेंगे इसका, इस बॉडी का? तो रेडियस कंपेयर करेंगे आप, कंपेयर करने के बाद यू कैन सी हियर के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस rm स्क्वायर अपॉन n। ठीक है, ये स्क्वायर कहाँ चला जाएगा बताइए, अंडर बन जाएगा। अंडर द रूट बन जाएगा। ठीक है, दिस के इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या कह रहा है ये कि मास तो आपको वैसे मिल जाना है टोटल, रेडियस आप सभी का निकाल लीजिए, सभी का रेडियस इस तरह से निकाल लीजिए। और एक तरह से इसको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू भी बोलते हैं, आरएमएस वैल्यू। रूट भी है, स्क्वायर भी है, और उसकी एवरेज यानी कि मीन भी निकाल सकते हैं, रूट मीन। तो अगर आप सभी रेडियस का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकाल दो, क्या निकाल दो, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकाल लो, तो वही उसका क्या होगा, रेडियस ऑफ गायरेशन। और इजी रहेगा क्या निकालने के लिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप इजीली निकाल। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? के की वैल्यू निकालनी आ गई है, आई का फार्मूला पता लग गया है, कोई प्रॉब्लम? कोई न्यूमेरिकल करे, आपको दे देता हूं। एक व्हील आता है 10 kg, मास 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम का कोई व्हील है, पहिया है, पहिया घूमता है ना,